नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं। बस रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आपके घर के द्वार आ ही गया है, आपको देने जाना है। और मेरे भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा है, गला काट प्रतियोगिता रेलवे ग्रुप डी में होने वाली है। देखो, ये एक ऐसा एग्जाम है जो बिना प्रैक्टिस के संभव ही नहीं है मेरे भाई। पढ़ाई कर ली आपने, बहुत अच्छी बात है, पढ़ तो बेटा आपके साथ लाखों बच्चे रहे, लेकिन जो जितने ज्यादा सवाल लगाएगा लेटेस्ट वाले, रेलवे के लेटेस्ट पैटर्न, टीसीएस के पैटर्न को समझ के, उसी की जो है रेलवे की नैया पार लगेगी। तो हम यहां पे मैथ्स के लिए एग्जाम पेपर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं, और पेपर में आने वाले सवाल मैं इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पहले लीक कर रहा हूं। जब आप पेपर देने जाओगे और गणित का सेक्शन खुलेगा तो आप मुझे याद करोगे, ये तो गगन सर ने पहले करवा रखे हैं, कहीं एग्जाम वहीं से तो नहीं टीप रहा। ऐसा होगा मेरे भाई, ठीक है जी। हर एक एग्जाम पेपर को आपको बनाना है। और प्यारे बच्चों, हमारे पास अब सिलेक्शन व एप्लीकेशन पर रेलवे की पूरी सिलेक्शन टीम भी है। मैं गणित पढ़ाने वाला हूं, हरीश सर साइंस, रीजनिंग के इतने शानदार टीचर हम लोग लेके आए हैं, दीपक सर मेरे भाई, और जीएस के हमारे जीत राणा सर, ठीक है। और रेलवे ग्रुप डी का पेपर होने वाला है, तो हमने अपने सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर इन सब की रिवीजन क्लासेस भी लगवा दी, प्रैक्टिस सेट भी है ना डेली मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर अब जीएस की क्लास होगी, फिर रीजनिंग की क्लास होगी, फिर जो है साइंस की क्लास होगी, फिजिक्स के टॉप 30 हम कराएंगे, और ये 5 दिन है आपके पेपर में, ये क्लास चलती रहेंगी। मेरी हर बच्चे से रिक्वेस्ट है कि जो हम ये लाइव क्लास रेलवे ग्रुप डी के लिए डेडिकेटेड चला रहे हैं एग्जाम से जस्ट पहले, इनको जरूर कर लीजिएगा। हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपको करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। ये सारी क्लासेस हैं, आ जाओ। अगर मान लो कोई बच्चा रेलवे की तैयारी शुरू करना चाहता है और अभी भी इधर उधर भटक रहा है, तो समय कतई खराब ना करे मेरे भाई। रेलवे 2026 में अगले साल 8 पेपर लाइन से होने रेलवे के, और 60,000 से ज्यादा वैकेंसी है। अभी से तैयारी शुरू करो तो कुछ हो पाएगा, वरना समय निकल जाएगा। रेलवे फाउंडेशन बैच एडमिशन इसके चालू है, सिलेक्शन वे हमारी एप्लीकेशन पर 1 तारीख से क्लास शुरू है, 2 साल की वैलिडिटी के साथ लाइव बैच है। 5 महीने जिंदगी का हमें दीजिए मेरे भाई, हमारे साथ जुड़ के मेहनत कीजिए, रेलवे बिल्कुल आप क्रैक करोगे। अभी 24 घंटे के लिए फीस 999 ना हो गए, सारे टीचर्स है ना, पूरा रेलवे कंप्लीट रेलवे प्रिपरेशन, अलग नहीं, मैथ भी, रीजनिंग भी, जीएस भी, साइंस भी, 799 में लिमिटेड कंटेंट, जितना जरूरी है उतना है। कोई भी कंसेप्ट, कोई भी टाइप, कोई भी सवाल मिस नहीं करेंगे। 24 घंटे में आपको भी 799 में एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, आप जाके एनरोल कर सकते हो बच्चों, ठीक है। और आपको पता है कि कंटेंट क्वालिटी के बारे में हमें कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं, और ये बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। जो बच्चे बिल्कुल प्रॉपर हिंदी समझते हैं उनको जरा सी भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। आ जाइए, चलो शुरू करते हैं मेरे भाई, टेस्ट बनाते हैं, शानदार प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे आज रेलवे ग्रुप डी का। वॉकिंग एट 2/7 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, अभिजीत इज 70 मिनट्स लेट इन रीचिंग हिज ऑफिस। अपनी सामान्य चाल की 2/7 चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 70 मिनट की देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगता है। देखो, अभिजीत भाई को अपने घर से ऑफिस जाना है, यानी कि डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल करना है ना। अब देखिए, इस सवाल में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अभिजीत जो है अपनी सामान्य चाल की 2/7 से चलता है। अभिजीत ने अपनी स्पीड को 2/7 कर दिया। आपको पता, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। स्पीड अगर 2/7 गुना होगी तो टाइम उल्टा 7/2 गुना हो जाएगा। यानी कि अगर पहले 2 यूनिट समय लगता था तो अब 7 यूनिट समय लगता है, यानी कि 5 यूनिट टाइम ज्यादा लगता है। और सवाल के अनुसार अभिजीत कितना लेट होता है, 70 मिनट लेट हो जाता है। तो 5 यूनिट की वैल्यू बच्चों 70 मिनट है, यानी कि 14 गुना। तो अभिजीत को यूजुअल कितना टाइम लगता है मेरे भाई, नॉर्मली 2 यूनिट, तो 2 की वैल्यू भी 14 गुना आ जाएगी, 28 मिनट। यानी कि अभिजीत अगर अपनी सामान्य चाल से चले तो इस दूरी को जाने में घर से ऑफिस 28 मिनट लगेगा। खत्म, ये हो गया सॉल्व, ठीक है प्यारे भाई। आगे आ जाते हैं, चलो अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 2। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 25 लोग प्रतिदिन 15 घंटे काम करके 5 यूनिट काम 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 12 आदमियों को पर डे 20 घंटे काम करके 10 यूनिट काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखना रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो देखो, इस सवाल में मैन भी दिया है, डेज भी दिया है, आवर्स भी दिया है, वर्क भी दिया है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा,
M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। ये कॉन्सेप्ट है, आपको केवल वैल्यू रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आया हुआ। देखिए 25 लोग कितने दिन काम करते हैं मेरे भाई? 8 दिन काम करते हैं। पर डे कितना काम करते हैं? 15 घंटे। भाई ये तो शोषण हुआ। और कितना काम करते हैं? 5 यूनिट काम करते हैं। बराबर क्या आएगा भैया? M2। 12 आदमी मेरे भाई पूछा काम कितने दिन में करेंगे? अगर पर डे 20 घंटे काम करें मर जाएंगे भाई। 24 घंटे में से 20 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। पर डे कितना काम करते हैं? 10 यूनिट, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी, बस ये करना है यहां पे। 10 दूनी 20, ठीक है बच्चे। 12 दूनी 24 से 15 अट्ठे 120 चला जाएगा 5 बार। 5 से आपका 5 भी कट गया, यानी कि कितना आ गया? 25 दिन। 25 दिन में करेंगे। ये सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ, बिल्कुल रेलेवेंट में सवाल करा रहा हूं जैसे परीक्षा में आए हैं और आएंगे। ये ज्यादातर रेलवे के ही लेटेस्ट प्रीवियस ईयर है। ये सवाल देखो, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में आया, आपके पेपर में आने से कौन रोक रहा है इसे? एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 4/10 पर बेचने पर निर्भय को 17% की हानि होती है। यदि वह इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 88% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है भाई, देखिए 4/10 तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये तो 2 से कट गया ना, 2/5। यानी कि मान लो जैसे एक वस्तु का विक्रय मूल्य यहां /5 आ रहा है ना, माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 5। तो सवाल ये कह रहा है कि एक वस्तु को जब उसके सेलिंग प्राइस जो आपने फिक्स किया है, सेलिंग प्राइस के 2/5 पर बेचने से 17% लॉस होता है। सेलिंग प्राइस के 88% पर बेचेंगे तो लाभ कितना परसेंट होगा? देखिए लाभ किस पर होता है मेरे भाई? लागत मूल्य पर। माना वस्तु का कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य कितना है? 100%। अगर आप किसी सामान को उसके सेलिंग प्राइस 5 का 2/5 क्या होता है? 2। विक्रय मूल्य 5 माना है, 5 का 2/5 क्या आएगा? 2। जब आप सामान को 2 यूनिट में बेचते हैं तो कितना लॉस होता है? 17% की हानि होती है। 100% पे 17% का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में? 2 में से 17 घटाइए, 83% में बिका। सामान लागत मूल्य के 83% में बिका। अगर सामान को एक्चुअल सेलिंग प्राइस यानी कि 5 के 88% में बेचोगे तो 5 का 88% कितना आएगा? 440/100, 4.4। यानी कि अगर आप सामान को 4.4 यूनिट में बेचोगे तो सामान कितने परसेंट में बिकेगा? बताइए। 2 से 4.4 कितने गुना हो गया? 2.2 टाइम्स। 22 दूनी 44, तो यहां भी 2.2 टाइम्स होना चाहिए ना। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। पहले 2.2 की 80 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 अट्ठे 176। फिर 2.2 की 3 में गुणा करेंगे 6.6। 176 और 6.6 आ गया 182.6%। क्लियर है? यानी कि सामान 182.6% में बिकेगा। 100% के लागत मूल्य का सामान 182.6% में बिका तो जो भी एक्स्ट्रा है वो आपकी जेब में क्या बच गया? प्रॉफिट। यानी कि आपको लाभ कितना होगा? 82.6%। ऑप्शन नंबर ए। कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। आपने क्या किया? सेलिंग प्राइस को इक्वल कर दिया है बस। समझ में आया ना बच्चों? कितना बेहतरीन तरीका है करने का। ये थोक के भाव में आने वाले सवाल है। आगे चलिए, सवाल नंबर 4। जिशान 612 किलोमीटर की यात्रा 68 किलोमीटर पर आवर की चाल से, अगली 312 किलोमीटर की यात्रा 39 किलोमीटर पर आवर की चाल से, उससे अगली 620 किलोमीटर की यात्रा 62 किलोमीटर पर आवर की चाल से करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए, पूरी जर्नी के लिए उसकी औसत चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी है? मैं कहूं रेलवे ग्रुप डी में सबसे ज्यादा अगर कोई सवाल पूछा गया है तो यही वाला है। मतलब रेलवे के पेपर में अभी तक हमें क्या निकालना है? औसत चाल। अच्छा, एवरेज स्पीड या औसत चाल कैसे निकालते हैं? कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। तो जिसान दूरी कितनी जा रहा है भाई? जिसान जा रहा है 612 किलोमीटर, फिर जा रहा है प्लस 312 किलोमीटर, और सबसे आखिर में कितना? 620 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस उसने चली है किलोमीटर में। टाइम कितना लगा? देखो टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। 612 किलोमीटर 68 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, कितना समय लगा होगा? 612/68। तो ये कितनी बार चला जाएगा मेरे भाई? 9 बार। 612/68 9 बार चला जाएगा, 9 घंटे। ठीक है बच्चों,
प्लस फिर 312 किलोमीटर जाता है 39 किलोमीटर पर आवर की चाल से। कितना समय लगा? 312 बटे 39। देखो 39 को 40 समझा करो, 40 अट्ठे 320 से एक कम है या 8 कम है, हो गया ना। यानी कि कितने घंटे? 8 घंटे। फिर 620 किलोमीटर की यात्रा करता है 62 किलोमीटर पर आवर की चाल से। कितना समय लगता है? 62 दुसाम 620 10 घंटे। यानी कि टोटल कितनी डिस्टेंस चली भाई? 12 12 24 और 20 44 और 6 3 9 6 15 1544 किलोमीटर। कितने समय में? 9 8 17 10 27 घंटे में। तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 1544 बटे 27 किलोमीटर पर आवर। और ये अप्रोक्स में, यानी कि पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो कितनी बार जाएगा भैया? 27 छिक्का तो 162 होता है, तो 27 पंजे जाएगा 135। यानी कि ये दोनों आंसर, ये वाला आंसर तो नहीं है, इनमें से है। 27 पंजे 135, तो बचा क्या मेरे भाई? 19 194। तो फिर कितनी बार जाएगा? 27 सत्ते 189, यानी 189, यानी कि 57 पॉइंट समथिंग आएगा। तो क्या आंसर हुआ फिर? सी ऑप्शन। क्लियर? आगे हम डिवाइड नहीं करेंगे। सवाल नंबर 5 देखिए, एएलपी के पेपर में आया है, करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यही पेपर हुआ था। यदि सेक 4a बराबर कोसेक 3a माइनस 50 डिग्री, जहां 4a और 3a न्यून कोण है, न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से छोटे हैं, तो कोसेक a प्लस 25 डिग्री का मान बताइए। देखिए, अगर साइन ए बराबर कॉस भी दिया हुआ है, टेन ए बराबर कॉट भी दिया हुआ है, या सेक ए बराबर कोसेक भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब दोनों कोण का सम ए और बी का योग 90 होगा। यहां ये समझिए कि सेक ए बराबर कोसेक बी, इसका मतलब ये जो दोनों एंगल हैं, इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। बोलो बात समझे? 4a प्लस 3a 7a, तो 7a माइनस 50 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। माइनस 50 चला जाएगा जी राइट साइड में, तो 90 प्लस 50 140 बटे 7 कितना आ गया? तो कोण ए की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे दोस्तों? 20 डिग्री। लेकिन पूछा क्या है? कोसेक ए प्लस 25, ए की जगह 20 रखेंगे तो 20 प्लस 25 45 डिग्री, और कोसेक 45 डिग्री पूरी दुनिया को याद है, अंडर रूट 2। सेक 45 भी रूट 2, कोसेक 45 भी अंडर रूट 2। ऑप्शन डी। आइए बच्चे, सवाल नंबर अपन लोग बनाएंगे 6। करो। हाँ जी, ट्रायंगल एबीसी में डीई एसी के समांतर है, जहां डी और ई भुजा ए बी बी सी पर दो बिंदु हैं। बीडी 17 है, एडी 14 है। तो आपसे पूछा रेशियो बताओ ट्रायंगल बीडीई और ट्रेपेजियम एडीईसी के एरिया का रेशियो आपको बताना है। ठीक है ना? चलिए देखो मेरे भाई, मान लो कि जैसे ये त्रिभुज है, डीई एसी के पैरेलल है, एसी के, तो हम एसी नीचे बना लेते हैं। सबको समझ में आ जाना चाहिए कि सवाल जो है सिमिलरिटी वाला है ना? इतना पढ़ते आ जाना चाहिए। त्रिभुज एबीसी में एक लाइन है डीई, ये लाइन होगी डीई, जो भुजा एसी के क्या है? समांतर है। समझ में आएगी बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा, इस सवाल में बोला क्या है कि बीडी 17, ये बीडी आपका 17 सेंटीमीटर है, एडी कितना है आपका? 14 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है ट्रायंगल बीडीई, यानी कि प्यारे भाई ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और नीचे वाला ही ट्रेपेजियम एडीईसी, इनके एरिया का रेशियो पूछा है। अगर लाइन डीईएसी के पैरेलल है, तो यहां पे छोटा बड़ा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, छोटा ट्रायंगल बीडीई और बड़ा ट्रायंगल बीएसी, ये दोनों क्या है? सिमिलर है भी। ट्रायंगल बीडीई और बड़का वाला ट्रायंगल ट्रायंगल बीएसी, दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, समरूप होंगे। अगर सिमिलर है तो इनके एरिया का रेशियो क्या आएगा? संगत भुजाओं के रेशियो का स्क्वायर। भाई छोटे ट्रायंगल में वाली साइड कितनी है? 17, तो बड़े ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग साइड कितना है? 17 प्लस 14 31। ठीक है, ये संगत भुजाओं का अनुपात है। एरिया का रेशियो क्या आएगा? इसका वर्ग, यानी कि 17 का वर्ग 289 बटे 31 का वर्ग 961 आ जाएगा। ठीक है ना? तो यानी कि अगर ट्रायंगल बीडीई का एरिया 289 यूनिट है, तो इस ट्रेपेजियम का एरिया कैसे आएगा? बड़े ट्रायंगल में से छोटे ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे। ठीक है, वैसे तो यहां मैं समझ गया कि 289 ही ऊपर आएगा, तो आंसर क्या हुआ?
है ना। 961 में से 289 घटाएंगे तो कितना आएगा 600। ठीक है भाई, 11 में से 9 गया 2, 15 में से 8 गया 7, और ये 8 में से 2 672। ऑप्शन नंबर सेकंड आ गया। ठीक है ना, बढ़िया सवाल है। आइए सवाल नंबर 7। 6 साल पहले पापा की आयु उसके पुत्र की आयु के दुगने से 34 साल अधिक थी। 6 साल पहले फादर जो हैं अपने बेटे की एज का डबल से 34 साल ज्यादा उम्र के हैं। बोला है अब से कितने साल के बाद उनकी एज अपने सन की एज की डबल हो जाएगी। कितने साल बाद जो पापा हैं वो सन की एज के मेरे प्यारे भाई एकदम डबल हो जाएंगे, ये सवाल है। देखो मैं इसका बेसिक भी बता दे रहा हूं, पर आपको इसकी खतरनाक ट्रिक भी बताऊंगा। ये वायरल क्वेश्चन है रेलवे में, जो कई बार पेपर में आ चुका है। मान लो जैसे सन की फादर की प्रेजेंट एज है एफ और उनके बेटे की है एस, है ना। तो सवाल क्या कह रहा है, 6 साल पहले फादर की एज क्या होगी एफ माइनस 6 साल पहले सन की एज क्या होगी एस माइनस 6। तो फादर की जो एज है 6 साल पहले, सन की एज की डबल से कितना ज्यादा है 34 साल ज्यादा है। यही बोला गया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहां से क्या आ जाएगा एफ माइनस 6 बराबर ये 2s और माइनस का 12 प्लस का 34 कितना आ जाएगा 22। यहां आ जाएगा मेरे भाई 2s इधर, तो एफ माइनस 2s बराबर माइनस 6 उधर, तो कितना आ जाएगा 20। ये आ गया, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ सर। पूछा कितने साल बाद उनकी आयु अपने पुत्र की आयु की डबल हो जाएगी। ठीक है, हमें नहीं पता कितने साल बाद होगी, तो मैंने मान लिया जैसे n साल बाद हो जाएगी। ठीक है भैया, मान लो कि n साल बाद पापा जो है बेटे के डबल हो जाएंगे, नहीं पता ना अभी। तो ये एक इक्वेशन बन गया, सिर्फ फादर और सन की एज तो आई नहीं सॉल्व करके, आई क्या एक इक्वेशन है। तो n साल बाद फादर क्या हो जाएंगे f प्लस, और सन क्या हो जाएगा n साल के बाद s प्लस। तो फादर की एज क्या होनी चाहिए सन की एज का डबल होनी चाहिए ये। तो मेरे भाई एक बात बताओ, f ये क्या है 2s इधर आएगा माइनस का 2s बराबर राइट साइड में क्या आएगा भैया, ये है 2n और ये n उधर जाएगा 2n माइनस n n। तो ये क्या आ गया भाई f माइनस 2s n है, जबकि सवाल क्या कह रहा है f माइनस 2s 28, यानी कि n की वैल्यू हुई 28 आ गई। तो 28 साल के बाद फादर की एज सन की एज की डबल हो जाएगी। तो आंसर क्या है इसका 28। ये इसका बेसिक आना चाहिए। सवाल का पैटर्न आप समझ गए कि क्या है। कभी भी ये सवाल आएगा, क्या दिया है 6 और 34 इनका डिफरेंस, ये आंसर है 34 माइनस 6 28। एक बार पैटर्न दिमाग में बिठा लो, यही है। ठीक है बच्चे, इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, समझ में आई ना, डोंट नीड टू डू दिस। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 8। एक खोखला गोलाकार खोल 21 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बना है। इसकी आंतरिक भारी त्रिज्या 8 और 9 सेंटीमीटर है। खोल का वजन किलोग्राम में कितना है, पाई बराबर 22/7, है ना। देखो मेरे भाई, एक हमने खोखला गोला बनाया है ऐसी धातु से कि उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है 21 ग्राम। ये जो खोखला गोला बना है इसकी आंतरिक त्रिज्या तो भैया 8 सेंटीमीटर है और बाहरी एक्सटर्नल रेडियस 9 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। वजन क्या है, वजन कैसे निकालेंगे, पहले आप इस खोखले गोले का आयतन निकालोगे, आयतन निकालोगे सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, फिर 21 ग्राम इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 21 से, हो गया। लेकिन वॉल्यूम कैसे निकलेगा 4/3 पाई, उसमें पाई आएगा, पाई मतलब 22/7। तो आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप ऑप्शन से सीधा चेक कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। जैसे 11 का मल्टीपल नहीं है, 2 और 4 का डिफरेंस 2, अभी ये 1 और 6 7, 9 9 18, 18 7 का डिफरेंस 11 है, 2 3 5 4 का डिफरेंस 11 का मल्टीपल नहीं है, 1 और 6 7 और 6 9 15, 15 7 का डिफरेंस 8। यहाँ पे 3 डिजिट तक दिया हुआ है ना, तो ये आंसर एग्जैक्ट होगा। ठीक है ना। आप कहोगे सर जी सॉल्व कैसे करें, ये भी तो आना चाहिए बच्चों आपको, ध्यान से सुनेगा प्यारे भाई। खोखले गोले के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है पहले आप ये बता दीजिए, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये ध्यान रखिएगा, कैपिटल आर बाहर की त्रिज्या, स्मॉल आर अंदर की त्रिज्या। आप यहां वैल्यू रख दो 4/3, पाई का मान क्या लेना है 22/7 ही लेना है। कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, यानी कि 9 का क्यूब 729 माइनस 8 का क्यूब 512, तो कितना आ जाएगा बच्चों ये
729 में से 512 घटाएंगे तो 217 है भाई। ये आ गया किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। कोई दिक्कत इसमें? अगर इस खोखले गोले का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना? 21 ग्राम। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब आयतन का वजन क्या आएगा? 21 से मल्टीप्लाई 21 ग्राम। ये किस में आ गया बच्चे? ग्राम में। लेकिन आंसर किस में पूछा है? किलोग्राम में। भाई ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलना हो, 1 किलो में 1000 ग्राम होते तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 से। ठीक है ना? सीधा किलोग्राम में आ गया, बस काटना ही तो है। तो 3 सत्ते 21 से 21 आपका कट जाएगा। ठीक है ना? 1000 यानी कि 3 डेसिमल आएगा तो 4 दूनी 8 सत्ते 56। एंड में देखो 6 भी आएगा। ये दोनों आंसर हट गए। ठीक है? उसके बाद मेरे प्यारे भाई 11 का मल्टीपल आएगा आंसर, क्योंकि 22 में 11 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ये नहीं है। ठीक है? पूरी कैलकुलेशन थोड़ी ना करेंगे। तो ये क्या है? आपका बेसिक है, पर पेपर में ये नहीं करना है। आओ सवाल नंबर आपके सामने 9 बनाइए। एक सेलर 25% लॉस पर गेहूं बेचने का दावा करता है, लेकिन ऐसे बाट का उपयोग करके धोखा देता है जिनका वजन उन पर अंकित वजन से 35% कम होता है। तो सेलर का लाभ परसेंट क्या है? देखो भाई साहब ध्यान से सुनेगा। एक सेलर कहता है भाई साहब मैं ना गेहूं जो नुकसान में बेच रहा हूं 25% लॉस में। 25% यानी कि 1/4 यानी कि मैं 4 रुपए का गेहूं खरीद के लाता हूं, आपको 3 रुपए का बेचता हूं। ठीक है? लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट बना ले रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे भाई ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो एक्चुअल है ना वजन, उससे 35% कम देता है। 35% यानी कि 7/, यानी कि अगर कोई कस्टमर मांगता है भाई साहब 20 किलो गेहूं का कट्टा दे दो, तो 20 किलो नहीं देता, 20 से 7 कम, केवल 13 किलो ही देता है। यानी कि अपने कस्टमर को वो 13 किलो देगा गेहूं और पैसा ले लेगा 20 किलो का। तो प्रॉफिट क्या होगा? इन दोनों का सक्सेसिव, यानी कि सीधी सीधी मल्टीप्लाई। 4 से 20 5 बार, ये कितना आ गया? 13:15। यानी कि अल्टीमेटली 13 का सामान कितने में बिक गया? तो प्रॉफिट कितना हुआ? 2/, परसेंटेज में गुणा 100%, यानी कि 200/13 ही आएगा, है ना? 13 कम 13 और 7 जी 13 पंजे 65, यानी कि 15 पॉइंट समथिंग आएगा जी ऑप्शन नंबर। ठीक है ना? आगे चले। 3%, 27% और 23% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। करो बच्चों। ये ऐसा सवाल है जिसको 90% पेपर में बच्चे छोड़ के आते हैं, क्योंकि यहां ना तो डिजिटल सम लगेगा ना यूनिट डिजिट, कुछ नहीं लगेगा। इस सवाल का आंसर क्या है? अप्रोक्स में, लगभग। ठीक है बच्चे? और यहां वैल्यू ऐसी है 3%, 27%, 23% की, आप इनकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे तो पागल हो जाओगे कैलकुलेशन करते करते। ठीक है ना? तो ऐसे सवालों में बेस्ट क्या होता है? फॉर्मूला, है ना? 3 लगातार डिस्काउंट परसेंटेज का सिंगल डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? 3, 27, 23 का पहले तीनों को जोड़ो। 3, 27, 30 और 23 53 जोड़ा, फिर माइनस, फिर दो दो की गुणा करके, दो दो की गुणा करो। 27 दिया 81, 27 गुणा 23 कितना आएगा मेरे भाई? 540 और 81 यानी कि 621। ठीक है भाई? और 23 दिया 69, ये जोड़ लीजिए मेरे भाई, कितना आ गया ये? 690 और 81 यानी कि 771। ठीक है भाई? तो 771 को भाग किससे करिए? 100 से, यानी कि 7.71। समझ में आया? पहले तीनों को ऐड करो, फिर माइनस दो दो की गुणा करके जोड़ो बटे 100। क्लियर है ना? फिर तीनों की गुणा करो बटे 10,000। तीनों की गुणा करेंगे तो 27 गुणा 23 मैंने लिखा 621। 621 का 3 गुना कितना आएगा? 1800। 1863 को किससे भाग देंगे? 10,000 से, तो यहां डेसिमल लग जाएगा। ये आ जाएगा आपका आंसर परसेंटेज। बोलो किसी को कोई समस्या? तीनों को जोड़ो, माने दो दो की गुणा करके जोड़ो बटे 100, फिर तीनों की गुणा बटे 10,000। तो 53 में से 7.71 आप घटाइए। भाई ऑप्शन तो बहुत ज्यादा नजदीक है कि नहीं? 45 पॉइंट, बहुत जरा सा फर्क है। तो 53 में से 8 घटा लो, 45.29 हो गया।
और उसमें फिर 18 जोड़ देंगे तो 29 18 47 45.4763% आएगा। ठीक है भाई, तो कौन सा ऑप्शन हुआ? अप्रोक्स चौथा ऑप्शन है 45.48%। ठीक है जी, आइए सवाल नंबर 11। टेन थीटा अगर 7/8 है तो इसका मान क्या है? ट्रिग्नोमेट्री को सवाल है, पेपर को आया हुआ है, जल्दी से बताइए। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है, 1 - sin θ इंटू 1 + sin θ। बताइए ऊपर क्या बन गया? 1 + sin θ 1 - sin θ cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा होता है ना। और नीचे क्या बन गया बच्चे? 1 + cos θ इंटू 1 - cos θ, 1 - cos स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। और इंटू क्या लगा हुआ देखो यहां ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? कॉट। ठीक है बच्चों, तो बताओ cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, cos बटे साइन क्या होता है? कॉट। तो ये हो गया जी कॉट स्क्वायर थीटा बटे कॉट थीटा। तो बचा क्या? केवल एक कॉट थीटा, तो कॉट थीटा ही बचा। ठीक है, टेन थीटा क्या है? 7/8, तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा? 8/। ऑप्शन नंबर। आइए सवाल नंबर है आरपीएफएसआई का। लतिका और हिमानी ने मिलकर एक बिजनेस में 47,800 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। साल के एंड में 7500 के कुल प्रॉफिट में लतिका का शेयर कितना है? 2700 रुपए। तो पूछा है हिमानी का इन्वेस्टमेंट क्या था? सवाल समझ गए? सब बच्चे ध्यान सुनेगा। देखो, एक पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट है वो कैसे बांटा जाता है? इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम के रेशियो में। अब यहां पे इन्वेस्टमेंट पूछा है, तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? जब प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करोगे, यही बात है। तो यहां पे दो लड़कियां हैं, लतिका और हिमानी। ठीक है भाई, आप पहले पता लगाओ कि इनको जो प्रॉफिट हुआ है वो किस रेशियो में हुआ है। अच्छा, यहां पे तो समय सेम ही है भाई, समय तो सेम ही है, यानी कि भैया जब समय सेम है तो प्रॉफिट डायरेक्ट किसके रेशियो में बांटा जाएगा? इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, क्योंकि साल दोनों ने एक साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है। तो आप इनके प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो केवल, है ना। टोटल प्रॉफिट कितना है, उसमें से लतिका का शेयर कितना है? ये 2 जीरो कट जाएगा, है ना। तो रेशियो 3 से कट जाएगा, ये 25 बार और ये 9 बार, यानी कि लतिका ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? 9। अगर टोटल 25 है, मेरे से लतिका का प्रॉफिट हुआ है 9, टोटल प्रॉफिट कितना है? 25। तो 25 में से 9 घटाएंगे, हिमानी का कितना आ जाएगा? यानी कि लतिका और हिमानी के क्या आ गया? जो इन्वेस्ट प्रॉफिट का रेशियो वही इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी आएगा। ठीक है ना, इनके प्रॉफिट का रेशियो आएगा तो इन्होंने पैसा भी इसी रेशियो में इन्वेस्ट किया होगा। तो पूछा क्या, हिमानी का इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चों? 16 यूनिट आउट ऑफ टोटल 25। कितने रुपए का कुल कितना इन्वेस्टमेंट है? 47,800 रुपए। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा? 25 से डबल जीरो, 25 चौका 100, 4 बार कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने काफी बड़ी। ठीक है, ये आएगा आंसर भी। 5 तो आएगा ही नहीं एंड में, है ना। 6 48 और 8 चौक 32, एंड में क्या आएगा? चलिए सवाल नंबर 13। एक आदमी एक दर्शनीय स्थल तक पैदल जाता है और अपनी कार से एक समान चाल से प्रारंभ बिंदु पर लौटता है। इस प्रकार उसे कुल 4 घंटे 45 मिनट तक का समय लगता है। देखो, एक आदमी को मेला देखने जाना है, ठीक है, तो मेला देखने गया, पैदल जाता है। ठीक है जी, गया कैसे? पैदल। फिर वहां से वापस कैसे लौट गया? कार से। तो आने जाने में कुल कितना समय लगा भाई? 4 घंटे 45 मिनट, यानी कि गया बाई फुट और आया बाई कार, समय लगा 4 घंटे 45 मिनट। सवाल बोला है दोनों तरफ कार से यात्रा करने पर उसे 2 घंटे कम लगते, यानी कि अगर वो मेला कार से ही जाता और कार से ही आता लौट के तो 2 घंटा कम लगता। तो पूछा सेम स्पीड से पैदल चाल से दोनों तरफ चलने में कितना समय लगेगा, यानी कि पैदल जाए और पैदल आए तो कितना समय लगे? जाहिर सी बात है ज्यादा ही समय लगेगा। ठीक है ना। तो भैया आप इस सवाल को बहुत नॉर्मल तरीके से बना सकते हो, 2 इक्वेशन तो दी ही है ना आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये रेलवे में ऐसे एग्जामिनर जब बोर हो जाता है, डालो भाई ये सवाल, ऐसा है ये सवाल। इसके मैंने एक निंजा टेक्निक खोज ली है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। कभी भी ये सवाल आए, गया पैदल आया कार से,
दोनों तरफ कार से आता जाता 2 घंटे कम लगते, पैदल आने जाने में कितना टाइम लगेगा मेरे भाई, इन दोनों को जोड़ दो, 4 2 6 घंटे 45 मिनट, ये आंसर है सी ऑप्शन। दुनिया में काटने वाला पैदा नहीं हुआ इस तरीके को। ठीक है भैया, बात खत्म। आ जाइए सवाल नंबर 14, बताओ। आरपीएफ एसआई का सवाल है, यदि एक्स वेरीज इनवर्सली एज वाई क्यूब माइनस वन, एक्स वाई क्यूब माइनस वन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, y बराबर 3 होने पर x 5 के बराबर है, ये x आएगा ना, तो y 7 होने पर x की वैल्यू ज्ञात करें। एकदम सरल सवाल है। सवाल ये कह रहा है कि x जो है y क्यूब माइनस वन के विपरीत हिसाब से बदलता है। ठीक है, x y क्यूब माइनस वन के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, यानी कि जो रेशियो x का होगा y क्यूब माइनस वन उसके उल्टे अनुपात में लेना है। भाई पहले x की वैल्यू कितनी थी, 5, अब x की वैल्यू क्या है आपको निकालनी है। आपको y का रेशियो क्या लेना है, ये उल्टा लेना है, y क्यू माइनस वन है ना, ये आपका y1 है, ये आपका y2 है, समझे बच्चों। तो ऊपर क्या लिखना होगा आपको, पहले y2 यानी कि 7 क्यूब माइनस वन बटे 3 क्यूब माइनस वन, तो कितना आ जाएगा ये 343 माइनस एक 300 बटे 26, ये तो कट गया। तो 5 बटे एक्स कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2 से कटे तो 171 बटे 13, तो 13 पंजे 65, एक्स बराबर आ गया 65 अपॉन 171, ऑप्शन नंबर बी। चले सवाल नंबर आपके सामने 15 बनाइए। नंबर सिस्टम का सवाल है और बहुत कम बच्चों को यह सवाल आता होगा। 6 अंकों की संख्या है 623058, इसमें जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी एक अंक की संख्या है ताकि यह 11 से पूरी तरीके से विभाज्य हो। आपको एक नंबर दे दिया 6 अंकों का, बोला है इसमें एक अंकों का सबसे छोटा अंक कौन सा जोड़ दे मेरे भाई, जिससे कि 11 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। क्या सिंगल डिजिट इसमें ऐड कर दें कि 11 से कट जाए। तो पहले आप ये पता लगाओ कि इस नंबर को 11 से डिवाइड करने पर शेषफल बचता क्या है। ठीक है भैया, 11 से भाग करने की जरूरत नहीं, हालांकि बड़ा नंबर नहीं है, कर सकते हो, पर सोचो भैया इसकी एक ट्रिक होती है कि 11 से भाग करने पर रिमाइंडर जल्दी निकाला कैसे जाता है। राइट साइड से घटाना शुरू करो, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 0 में से 3 घटाएंगे -3, 2 में से 6 घटाएंगे -4, है ना। अब इसको जोड़ दो, ये आगे जी -4, यानी कि जब मैं इस नंबर को 11 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर -4 आएगा, या पॉजिटिव में कहूंगा तो 7 आएगा, 7 4 11। सवाल में ये बोला है कि क्या इसमें जोड़ दें कि ये नंबर 11 से कट जाए। देखो कोई नंबर 11 से कब डिवाइड होगा, जब रिमाइंडर 0 आता हो, यानी कि इसमें क्या जोड़ दूं कि रिमाइंडर 0 हो जाए, 4, -4 में 4 जोड़ूंगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, संख्या 11 से पूरी तरीके से कट जाएगी। तो इसमें क्या सिंगल डिजिट ऐड करना पड़ेगा, इससे आसान सवाल है कोई। सवाल नंबर 16, ये बताइए। रेलवे ने पिछले साल जो पेपर कराए थे वो सवाल मैंने ज्यादा लिए इस टेस्ट में। 76 की पावर -15 इंटू डिवाइड 76 की पावर 4 इंटू 76 की पावर -5। डिवाइड में पावर घटती हैं अगर बेस से मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, लेकिन बोर्ड मास के नियम से पहले डिवाइड सॉल्व होता है कि मल्टीप्लाई। पहले तो डिवाइड सॉल्व होगा, ये वाला बच्चों यही होगा ना। 76 की पावर -15 को डिवाइड करना है 76 की पावर 4 से, पावर घट जाएंगी, -15 में से 4 घटाएंगे क्या आ जाएगा, -19 इंटू 76 की पावर माइनस, मल्टीप्लाई में पावर जोड़ेंगी तो बेस से में 76 जुड़ के -19 और -5 क्या हो जाएगा, -76 की पावर -24। ठीक है, सवाल नंबर बताइए आपके सामने क्या आ गया बच्चे, 17 करो। इकतालीस संख्याओं का एवरेज 58 है, पहली 16 संख्याओं का एवरेज इसमें से 46 है, और लास्ट की 26 संख्याओं का एवरेज है 66। अगर स्टार्टिंग से 16वीं संख्या को हटा के अलग कर दें तो बची संख्याओं का औसत क्या है। समझ में आया, ये एक फिक्स पैटर्न का सवाल है, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है।
ध्यान सुनेगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो इट इज वेरी टाइम टेकिंग। तो आपको शॉर्ट तरीका सीखना है। आपके पास कितने नंबर है? 41 नंबर्स है ना। 41 नंबर्स का एवरेज जब निकाला तो एवरेज क्या आता है? 41 नंबर का एवरेज कितना है? 50। अब इसमें से मेरे प्यारे बिन 41 नंबर में से जो पहले 16 नंबर है उनका एवरेज कितना है? 46 है। और जो लास्ट के 26 नंबर हैं उनका एवरेज कितना है? उनका एवरेज है 66। तो पूछा अगर स्टार्टिंग से 16वीं संख्या को हटा दें तो बची संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो पहले यही बता दो चलो मुझे कि यहां पे 16वीं संख्या है क्या, 16th नंबर है क्या। ठीक है, अगर मान लो ये सवाल आ गया बताओ 16वां नंबर क्या है। अगर 41 संख्याओं का एवरेज 58 है, यानी कि मैंने मान ली कि हर संख्या 58 है, तो मान लिया 16वीं संख्या भी 58 है। ठीक है बच्चों, कोई तकलीफ इसमें? अब देखो ये केस, देखो ये ओवरलैपिंग वाला केस है। टोटल कितनी संख्या है? 41। उसमें से आपको दिया पहली 16 और आखिरी की 26। तो 16 प्लस 26 क्या होता है भाई? पहले की 16 और आखिरी की 26। तो 16 और 26 तो 42 होता है ना। संख्याएं तो 41 ही है। यानी कि ये जो नंबर है 16th नंबर, ये दोनों में रिपीट आ रहा है। ये फर्स्ट 16 में भी है और लास्ट के 26 में भी है। ठीक है ना। और जब रिपीटेशन वाला केस है तो हम लोग डेविएशन निकालेंगे और डेविएशन को एज इट इज रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। 41 संख्याओं का एवरेज 58 है, जिसमें पहली 16 संख्याओं का 46 है। तो 58 से 46 कितना कम है? 12 कम है। 16 संख्याओं का एवरेज 12 कम है। ठीक है ना बच्चों। टोटल संख्याओं का एवरेज 58 है, लास्ट की 26 का 66 है। 58 से 66 कितना ज्यादा है? 8। तो 26 संख्याओं का एवरेज 8 ज्यादा है। ठीक है बच्चों, 26 संख्याओं का एवरेज 8 ज्यादा है। तो ये क्या आ गया आपका? डेविएशन। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत इसमें? यहां से 8 आपका कॉमन आ जाएगा, आ जाएगा ना है भाई? मुझे तो दिख रहा है। तो ये क्या बचेगा? माइनस का 24 और प्लस का 26, 2 बचेगा, यानी कि 16। ये 16 आया। तो 16वां जो नंबर आएगा 58 से कितना ज्यादा होगा? 16 ज्यादा होगा। समझ में आया? अगर ये पूछा होता कि 16वां नंबर क्या है तो आपका आंसर आ जाता मेरे भाई कितना? 74। ठीक है जी। लेकिन सवाल आगे है, अगर 16वीं संख्या को हटा दिया जाए तो बची संख्याओं का औसत क्या है। भाई हमारे पास जो 41 नंबर है उनका एवरेज कितना है? 58। जब मैं 16वीं संख्या को निकालता हूं तो एवरेज से कितना ज्यादा है? 16th नंबर एवरेज 58 से कितना ज्यादा है? 16। 16th नंबर को निकालूंगा तो मैं 16 का नुकसान होगा, यानी कि 16 का नुकसान हो जाएगा। समझ में आया? संख्या 41 थी, मैंने एक संख्या निकाली तो बची संख्या कितनी? 40 संख्या बची। ये नुकसान 40 संख्याओं में बराबर बराबर बटेगा। एवरेज भैया सब में इक्वल बढ़ जाएगा, है ना। तो कितना चला गया? 0.4, 4 चौक 16। तो आपका एवरेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना बचेगा? 57 पॉइंट। यही है ना ऑप्शन नंबर। बढ़िया सवाल है, बताइए सवाल नंबर 18 करो बच्चों। फर्नीचर की 3 वस्तु हैं, उनका एवरेज प्राइस कितना है? 15,915। उनकी कीमत 357 के अनुपात में है। तो सबसे महंगी वस्तु की कीमत कितनी है? यही है। एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, यहां पर देखो ये सवाल तो बहुत गलत तरीके से ऑप्शन सेट हुए हैं। फर्नीचर की 3 वस्तु है, उनका एवरेज प्राइस दिया हुआ है। एवरेज, टोटल नहीं दिया, एवरेज दिया, यानी कि कुछ वस्तु इससे सस्ती भी होंगी, कुछ वस्तु इससे महंगी भी होंगी। तो सबसे महंगी वस्तु का प्राइस तो 15,915 से ज्यादा ही होगा। वो एक ही ऑप्शन है कि नहीं? बोलो। सॉल्व भी करना चाहते हैं तो 3 वस्तुओं का ही क्या दिया? एवरेज प्राइस। और उनकी कीमतें कितने? 357 के रेशियो में। तो 357 के रेशियो में प्राइस है, तो 357 का एवरेज कितना है? बीचों बीच की संख्या 5 ही है। ये तो लगातार संख्या है, 358 357 है ना। तो यही एवरेज प्राइस होगा 5 यूनिट, जबकि एवरेज प्राइस कितना है? 15,900। तो 5 यूनिट की वैल्यू ही 15,915 रुपए के बराबर है, जो कि कितना आ जाएगा मेरे भाई? 3 5 एकम 5 और ये 8, 3,183। ठीक है भाई। 7 यूनिट की वैल्यू, सबसे महंगी वस्तु की कीमत कितनी है? 7। इसकी वैल्यू भी 3,183 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर
ये सॉल्व भी हो गया, ठीक है ना। आइए सवाल नंबर है 19 बनाइए। एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, 232 सेंटीमीटर स्क्वायर और 174 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पूछा क्या है जी घनाभ का। तो घनाभ समझते, मान लीजिए ये जैसे हमारी किताब है, ये घनाभ है, ठीक बच्चों, है ना। अर्थमेटिक के क्लास नोट से अर्थमेटिक ही आता पेपर में ज्यादा। तो आसन फलक या बोलते हैं एडजेसेंट फेसेस, कोई भी आप 6 कोने दिख रहे हैं इसमें, ठीक है, सॉरी 8 कोने दिख रहे हैं, समझ में आया। 4 आगे और 4 पीछे, है ना। कोई भी आप कोना पकड़ लीजिए, ठीक है जी। तो उस पर आपको 3 आयत दिखेंगे, बाजू में, पीछे और, दिख गया। इन्हीं को क्या बोला जाता है, एडजेसेंट फेसेस। उनके क्या दिए यहां पर, एरिया, समझ में आया। पूछा क्या, घनाभ का आयतन। देखो घनाभ का आयतन वैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, ठीक है ना, उसकी जरूरत भी नहीं है। अगर एडजेसेंट फेसेस के एरिया दिए तो घनाभ का आयतन आ जाएगा वॉल्यूम बराबर रूट एक्स वाई जेड, यानी कि अंडर रूट 27 गुणा 232 गुणा 174, ठीक है ना। क्या आएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 232 होता है 29 अट्ठे 232, 174 होता है मेरे भाई 29 छिक्का 174, ठीक है ना। वैसे हालांकि जरूरत है नहीं, इस सवाल के ऑप्शन के यूनिट डिजिट सबके अलग अलग हैं, ठीक है ना। वैसे मैं कर सकता हूं 232 लिखूंगा 29 अट्ठे 174 लिखूंगा 29 छिक्का, पर हम यूनिट डिजिट मैच कर लेते ना केवल इस कैलकुलेशन का। 7 दूनी 14, 14 मतलब 4, 4 चौक 16। तो भाई इस मल्टीप्लीकेशन का यूनिट डिजिट 6 होगा, तो जब मैं इसका अंडर रूट लूंगा तो यूनिट डिजिट या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। तो यहां पे 5 तो आएगा नहीं ना, 8 आएगा, 9 आएगा, यानी कि क्या आंसर पॉसिबल है, बी, ठीक है। आइए सवाल है आपके सामने बच्चों 20। द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इस आंकड़े की क्या बतानी है, माध्यिका। माध्यिका समझते हैं, जो भी आपको डेटा सेट दिया उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखो, असेंडिंग ऑर्डर में, जो बीचों बीच में नंबर फिट होएगा वही क्या है, माध्यिका है। अब यहां पे आप ये देखो कितनी संख्याएं भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने नंबर है, 11, यानी कि 11 ऑड नंबर है। तो मीडियन जो होगा वो कौन सा नंबर होगा, 11 + 1/2, यानी कि 6th नंबर है भाई। आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, जो नंबर छठी पोजीशन पे आएगा वो क्या आएगा, मीडियन, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इनमें सबसे छोटा देखिए क्या है, 20, 20 2 बार हो गया, ठीक है। और उसके बाद है 35 है, उसके बाद ना 35, फिर 43, फिर उसके बाद 56, और उसके बाद 62, यानी कि छठे नंबर पे क्या आ रहा है, यही क्या आ गया आपकी मीडियन, है ना। स्टार्टिंग पूरा नहीं लिखना आपको, आगे के लिखने की भी जरूरत नहीं है कि आप आगे का लिखो, केवल इतना ही लिखोगे। स्टार्टिंग के 5 नंबर ये, छठी पोजीशन पे क्या आएगा 60, बोलो बात को समझे, आया ना। आगे चलते हैं, सवाल नंबर आपके सामने 21 बनाइए। हाँ ये सवाल शानदार है मेरे भाई, इस सवाल ने रेल वाले बच्चों को बहुत परेशान किया है कि नहीं सचिन। कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल बहुत परेशान किया है बालकों को, ठीक है जी। चलो सवाल देखो, एक बैंक प्रतिवर्ष 6.6% चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है, जिसकी गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। बैंक कहता है भाई साहब हमारे बैंक में जमा करो पैसा, हम आपको कंपाउंड टेस्ट देंगे 6.6% सालाना, और हर 6 महीने में कंपाउंड करेंगे, हर 6 महीने में आपको ब्याज देंगे, ठीक है जी। एक ग्राहक प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को 4823 रुपए जमा करता है। एक कस्टमर ने खाता खुलवाया, 1 जनवरी को 4823 रुपए बैंक में जाके जमा कर दिए, और 1 जुलाई को 4823 रुपए जमा कर दिए। साल के एंड में उसे ब्याज के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशि कितनी है, तो 1 साल के एंड में उस आदमी को कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है जी। बात समझ में आ गई ना सवाल के। तो समय कितना है, समय है प्यारे दोस्तों यहां पर 1 साल, ठीक है। तो आदमी ने खाता खुलवाया 1 जनवरी को, है ना, 1 जनवरी को आदमी ने पैसा जमा कर दिया, कितना 4823,
रुपए। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर 1 जुलाई को फिर से 4823 जमा कर दिए, तो 1 जनवरी से 6 महीने बाद आएगा बालको 1 जुलाई। आगे ना बात समझ में बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि शुरू के 6 महीने बीत गए, तो 1 जुलाई को मेरे प्यारे भाई यानी कि 6 महीने के बाद वो दोबारा से 4823 रुपए जमा करता है। ठीक है, और ये जो ब्याज है ना, ये कैसे हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, यानी कि 6 महीने ये हो गए 1 जनवरी से 1 जुलाई, और ये 6 महीने हो गए, और ये हो गया साल का एंड। ठीक है बच्चे, तो आप बताओ अगर ब्याज की दर 6.6% है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 3 अगले 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 3.3%। बोलो बात समझ में आ गई? यहां तक किसी बालक को कोई डाउट है? नहीं है ना? तो एक बात बताओ, जो पैसा उसने जमा किया है 1 जनवरी को 4823, जो पैसा 1 जनवरी को जमा किया 4823, उस पर तो पूरे 1 साल का ब्याज मिलेगा ये, यानी कि 6 महीने में 2 बार 3.3 और 3.3% का सक्सेसिव। समझ में आया? लेकिन जो पैसा उसने जमा किया है 1 जुलाई को, उस पे तो केवल 6 महीने का ही ब्याज मिलेगा, यानी कि 3.3%। बात आई समझ में? क्लियर है कि नहीं? तो ये जो 1 जनवरी को 4823 रुपए जमा करें, इस 4823 पर 3.3 का सक्सेसिव मिल जाएगा ब्याज, जो कि कितना होता है? 3.3 प्लस 3.3 प्लस 3.3 गुणा 3.3 बटे 100, 33 का स्क्वायर क्या होता है? 1089, यानी 3.3 गुणा 3.3 10.89, 10.89 बटे 100 करेंगे तो 0.1089%। समझ गए होंगे ना ये? ठीक है ना, 3.3 प्लस 3.3 प्लस 3.3 गुणा 3.3 बटे 100। इस पैसे को जो 1 जुलाई को जमा किया गया, इस पे कितना ब्याज मिलेगा भैया? 3.3%। तो मुझे बताओ इस हिसाब से आदमी को टोटल ब्याज कितना मिल गया? ये आ गया 9.9 है भी, और 0.1089, यानी कि क्या आ गया भैया? पूरा 10 हो गए, 10.0089%। ये आ गया ना? बोलो, है कि नहीं? इतने परसेंट आदमी को ब्याज मिलेगा, और ये आप दिमाग में कर सकते हो। ठीक है, पैसा कितना है? 4823 का ये लगभग 10% ही है, तो 4823 का 10% लगभग 10% से हल्का सा ज्यादा मिलेगा, तो कितना आएगा? 482.3, 482 से हल्का सा ज्यादा। कौन सा ऑप्शन है? ठीक है ना, बड़े सवाल है। आगे चलते हैं। 22वां, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? ऐसे सवाल आपकी शिफ्ट में बहुत आएंगे। कोई संख्या 4 से तभी कटेगी जब उसके आखिरी के 2 अंक 4 से कटते हों। यहाँ पे आखिरी 2 अंक 54 है, जो 4 से नहीं कटेगा। आखिरी 2 अंक 24 है, 4 से कटता है 6 बार, ये संख्या 4 से कटेगी। ये 34 4 से नहीं कटता, 42 भी 4 से नहीं कटता, तो आंसर है बी। ठीक है, ठीक है बच्चों, मैंने आपको बता ही दिया है कि रेलवे फाउंडेशन बैच जो हम टारगेट कर रहे हैं, सिलेक्शन वे पर पहला बैच हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मौका है अभी भी आपके पास मेरे दोस्तों मेहनत से पढ़ने का। अगर ठंडे हो गए हो, देखो रेलवे ग्रुप डी के चक्कर में बच्चों ने कितना समय खराब किया। अब जो ग्रुप डी होते ही एएलपी का पेपर, एनटीपीसी का पेपर जो रेलवे कराएगा, कम से कम उसको तो मत बिगाड़ो, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और मान लो एक बार में आप नहीं कर पाते, तो इस बैच की वैलिडिटी भी हमने 2 साल रखी है। हम वो नहीं कर रहे कि आपको दुनिया भर के टीचर्स दे दिए, हजारों घंटे क्लास दे दी, रिकॉर्डेड डाल दिया, वो सब नहीं होगा मेरे भाई। लाइव क्लास है, डेली हम कंटेंट बनाएंगे, डेली मेहनत करेंगे, आपको डेली पढ़ाएंगे, मंडे टू फ्राइडे, 2 दिन रिवीजन को भी मिलेंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो जो बच्चे रेलवे की तैयारी करना चाह रहे हो। इसमें केवल रेलवे एग्जाम की बात होगी, एनटीपीसी, 12th लेवल, ग्रेजुएट लेवल, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, ठीक है ना, ग्रुप डी, इन सभी एग्जाम की। और यानी कि इसमें केवल टीसीएस की ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट आपको कराए जाएंगे। ठीक है बच्चे, आ जाओ। सवाल नंबर है 23, खत्म होने वाला सेट। मॉडरेट था आज का, मतलब मैं कह सकता हूं 21 से उससे ज्यादा सवाल आप कर सकते थे आज ना। इन आंकड़ों का क्या बताना है? बहुलक, मोड बताना है। मोड निकालना आता है आपको? है बच्चों, किसी डेटा का मोड निकालने का तरीका क्या है बताइए? तो मोड अगर निकालना है तो L प्लस F1 माइनस F2 बटे ट्वाइस ऑफ
F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, L प्लस F1 माइनस F2 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 इंटू माइनस F2 इंटू H। ठीक है भैया, अब ये सब क्या बकवास है, इसकी वैल्यू तो पता हो। तो ये क्या दिया है मेरे प्यारे भाई आपको, वर्षों में आयु। इसका मतलब ये हुआ कि 10 से 20 साल की एज के बीच में 22 लड़के हैं, 22 मरीज है। 20 से 30 साल की एज के 20 मरीज है। 30 से 40 साल की एज के 23 मरीज है। ठीक है ना बच्चों, यानी कि ये हो गया आपका क्लास इंटरवल और ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। समझ में आया ना, ये मतलब हुआ। तो इसमें मेरे भाई सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लोग कौन है भैया, 36, यानी कि 50 से 60 साल की एज वाले मरीज जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है बच्चों, इसको ही कहेंगे हम लोग मॉडल क्लास। समझ में आया, जिस एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा है यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मॉडल क्लास होगी। इसको कहा जाता है F1। ठीक है ना, और इसकी लोअर लिमिट कितनी है, 50। ये आपका L की वैल्यू आ जाएगी 50। बोलो बात समझ में आई। ये मॉडल क्लास F1 है, इससे पहले जो है वो आपका F0 है, और इससे जस्ट अगली क्लास वो आपकी F2 है। यहाँ पे 10 20 20 30 में यानी कि क्लास में कितना इंटरवल है, 10 10 का गैप है, तो H की वैल्यू कितनी है, 10 है। बस ये वैल्यू उठा के यहां रख दो, आ गया ना, सारी वैल्यू पता चल गई। तो L कितना है आपका 50 प्लस F1 माइनस F 36 माइनस 17 कितना आ गया 19 बटे 2F1 यानी कि 36 दूनी 72 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, तो 72 में से क्या घटाएंगे 32, तो कितना आ गया 40 इंटू H कितना है बच्चों 10, ये आ गया। तो 10 से 40 4 बार, 4 से काट लेते हैं मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, कुछ गड़बड़ हो गया। F1 माइनस F0 है भाई, सॉरी मैंने यहां पे फॉर्मूला गलत लिख दिया, L प्लस F1 माइनस F0, सॉरी ये फॉर्मूला है बहुलक का। ठीक है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये है। ठीक है भैया, तो यहां पे ऊपर जो आएगा F1 माइनस F0 यानी कि 36 माइनस 15 क्या आएगा बच्चे 21, तभी आंसर मैच नहीं कर रहा था। ठीक है ना, काफी दिनों में करते हम भी तो स्लिप हो जाता दिमाग से। तो ये आ गया बटे 2F1 72 माइनस 32 40 और H क्या है 10, 10 चौक 40, 4 से अब कट जाएगा 21 कितना 5.25, तो 50 में 5.25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55 पॉइंट, ऑप्शन नंबर तीसरा। फॉर्मूला याद रखिएगा भाई, L प्लस F1 माइनस F0 बटे ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, चले आगे चलते हैं। सवाल आपके सामने यहां पर 24 बनाई ALP में आया है। एक बेईमान दुकानदार अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, हालांकि वह ऐसे गलत वजन का उपयोग करता है जिस पर 984 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में वजन कम होता है। गलत वजन का उपयोग करके दुकानदार को 23% का लाभ होता है, तो जो वेट यूज हुआ उसका एक्चुअल मेजरमेंट, एक्चुअल माप क्या है। ठीक है भाई, बेईमान दुकानदार है, उसके पास एक बाट है जिसपे कितना लिखा है 984 ग्राम, लेकिन वो 984 ग्राम नहीं है, कम है। तो कस्टमर कोई आएगा तो 984 ग्राम बता के बेच देगा। इससे क्या हुआ, उसे 23% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 100 रुपए का सामान उसने बेच कितने में दिया 100। ठीक है, तो उसने कस्टमर से कितना ले लिया 123। क्लियर है, कस्टमर ने मांगा कितना सामान होगा उससे 984 ग्राम, क्योंकि वो जो है सामान तो लागत मूल्य पर बेच रहा है, प्राइस तो बढ़ा नहीं रहा। 23% प्रॉफिट क्यों हो रहा है, वजन में घपला करने की वजह से। तो अगर किसी कस्टमर ने 123 ग्राम सामान मांगा होगा तो उसने एक्चुअली दिया कितना है, केवल 100 ग्राम। 100 ग्राम सामान ही दिया है लेकिन पैसा 123 ग्राम का ले लिया। तो 123 के सवाल में कितनी है 984 ग्राम, बताओ कितना 8 गुना। ठीक है जी, तो याद है 960 और 24 984, तो 100 की वैल्यू भी 8 गुना यानी कि 800 ग्राम। तो जो वजन वो एक्चुअली यूज कर रहा है उसका एक्चुअल वेट है 800 ग्राम। लास्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई इस टेस्ट का, सवाल नंबर 25। ठीक है दोस्त, तैयार हैं करने के लिए, हैं भाई, आ जाते हैं।
6 आदमी 8 लड़का किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 26 आदमी 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। 15 आदमी और 20 लड़के उस काम को कितना समय लेंगे? 15 आदमी 20 लड़के। देखो इस सवाल में प्यारे भाई यहां पर 2 केस दिए हैं, तो मैन और टोटल वर्क को इक्वल करके आदमी और लड़के की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, फिर सवाल एकदम हो गया। ठीक है ना, वही करते हैं। लेकिन भैया इस सवाल को मैंने पढ़ते पढ़ते एक चीज देखी सचिन, तुमने देखी क्या? इसमें कमजोर कड़ी है। 6 आदमी 8 लड़का कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। 26 आदमी 48 लड़का कितने दिन में कर रहे हैं? 2 दिन में। पूछा क्या है? 20 लड़का। ये देखो ध्यान से सुनेगा, 6 आदमी प्लस 8 बॉयज कितने दिन में करते हैं काम? 10 दिन में। पूछ क्या रहा है सवाल में? 15 आदमी और 20 बॉयज उस काम को कितने दिन में? हाँ 2.5 गुना। अब दिखा, 6 का 2.5 गुना, 8 का 2.5 गुना, यानी कि हमने लोगों की संख्या को 2.5 गुना कर दिया, मैन पावर 2.5 गुना कर दी। हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसपे 10 दिन लगते हैं, ठीक है, लोग लगा रखे हमने। अगर हम लोगों की संख्या को 2.5 गुना कर दें, आदमी भी मेरे दोस्तों मैंने क्या कर दिए, पहले 6 आदमी काम कर रहे थे, अब 15, यानी कि आदमियों की संख्या भी 2.5 गुना कर दिया। लड़के 8 थे पहले, 20 कर दिया, यानी कि लड़कों की संख्या भी 2.5 गुना कर दी। तो मैंने पूरी मैन पावर को 2.5 गुना कर दिया। अब जब मैं समय लोग ज्यादा लगा दूंगा तो काम जल्दी होगा, उल्टा अनुपात चलेगा। अगर लोगों की संख्या को 2.5 गुना कर दिया तो अब जो समय है वो पहले लगने वाले समय से बटे 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5 हो जाएगा, यानी कि 2.5 चौका 10, यानी कि 4 दिन में ही काम हो जाएगा। तो एफिशिएंसी निकालने की जरूरत नहीं है। बहुत रेयर सवाल होता है कि जो है इस डाटा पे बनाता है एग्जामिनर जानबूझ के। ठीक है जी, चलिए इसी के साथ आज का ये टेस्ट होता है समाप्त। आपने 25 में से कितने क्वेश्चन ठीक कर लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और देखो गणित तो पढ़ना ही है, यही सब सवाल आएंगे, 100% डुएबल क्वेश्चंस होंगे। लेकिन गणित के साथ साथ जो हम जीएस की टेस्ट आपको करा रहे हैं, दीपक सर रीजनिंग का सेट भी आपको कराएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो हमने टॉप क्वेश्चंस की जो यहाँ पे क्लास लगवा दी लाइव शेड्यूल, फिर हरीश सर 12 घंटे का आपको पूरा साइंस का रिवीजन कराएंगे एग्जाम से पहले। ये आप जरूर जरूर पढ़िए, क्योंकि आप करोगे क्या, आप तो बौखले हुए होगे भाई क्या से करें कैसे करें। यहां से हम सब कुछ कराएंगे, ठीक है। और एक भी मिनट आपका वेस्ट नहीं होगा, केवल पढ़ाई की बात होगी, काम की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई इस वीडियो को देखने के लिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, करते रहेंगे। आपका काम है पढ़ना। पढ़ना क्या है वो कंटेंट देंगे हम। धन्यवाद, बाय।